नमस्कार प्यारे बच्चों, दीप इलेक्ट्रिकल के इस YouTube चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी तक हम लोगों ने कंडक्टर के बारे में देखा था। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर कौन कौन से पदार्थ को हम लोग कंडक्टर के रूप में देखते हैं और किस किस का हम लोग किस किस जगह पर प्रयोग करते हैं, कंडक्टर किसको कहते हैं, ये सारा चीज़ हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग उससे आगे इंसुलेटर देखेंगे। ठीक है ना। तो इससे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा जो भी वीडियो अगला बने वो आप लोगों तक पहुंच सके। और अधिक से अधिक लाइक करें और कमेंट भी करें और हमें सजेशन भी दें कि किस प्रकार से हम वीडियो को और ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इंसुलेटर के बारे में। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, हेडिंग डालिए इंसुलेटर। ठीक है, देखिए इंसुलेटर जो है हमारे पास, इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं इससे पहले तो हम लोग पढ़ चुके थे कि इंसुलेटर किसको कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसका अधिक से अधिक रेजिस्टेंस हो, जिसमें करंट फ्लो ना के बराबर हो, उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, और हम लोग वैसा चाहते ही हैं, है ना। अब इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे पास इंसुलेटर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा हमारे पास? ठोस हो जाएगा। ठीक है, और ठोस में क्या हो जाएगा? ठोस में इंसुलेटर, ठोस इंसुलेटर में क्या हो जाएगा भाई हमारा? ठोस इंसुलेटर में क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा ना, कांच जो कि ठोस अवस्था में है, कांच हो गया। उसके बाद हमारे पास रबर हो गया, इस प्रकार से लकड़ी हो गया, ये सारा चीज हमारे पास क्या आ गया? ठोस इंसुलेटर के रूप में आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसके बाद हमारे पास आता है गैसीय हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? गैस, गैस के रूप में भी आता है, गैसीय रूप में भी आता है। अब गैस के रूप में क्या होता है? एयर होता है ना। ध्यान रखिएगा, एयर भी हमारा क्या है? एक इंसुलेटर है। ठीक है, इंसुलेटर है। ठीक है ना। उसके बाद इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर कैसे काम करता है? हमारा जो ओवरहेड लाइन देख रहे होंगे, ओवरहेड लाइन 2 तार रहता है, 2 तार रहता है ना, 2 तार के बीच में क्या रहता है इंसुलेटर के रूप में? ओवरहेड लाइन में तो नंगा जो तार होता है उसके बीच में इंसुलेटर का काम कौन करता है? तो ये हमारा एयर करता है। ठीक है, एयर हो गया, गैस हो गया, ये सारा चीज हमारा क्या हो जाएगा? गैसीय में हो जाएगा। उसके बाद आता है लिक्विड, लिक्विड इंसुलेटर होता है ना। लिक्विड इंसुलेटर मतलब द्रव इंसुलेटर, द्रव पदार्थ। द्रव पदार्थ में हमारे पास क्या हो जाएगा? तेल हो जाएगा, वार्निश हो गया, ये सारा चीज हमारे पास क्या हो जाएगा? द्रव इंसुलेटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये छोटा सा चीज था। इंसुलेटर हमारे पास 3 प्रकार का होता है। एक कैसा होता है? ठोस पदार्थ होता है, ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। गैस हो गया, एयर हो गया, गैस में क्या आ जाएगा? एयर आ जाएगा, गैस आ जाएगा, और द्रव में क्या आ जाएगा? तेल आ जाएगा, है ना। खनिज तेल जो भी है ये इंसुलेटर का काम करता है। अब जैसे ठोस में हमारे पास, ठोस तो बहुत सारा है, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, कांच हो गया, लकड़ी हो गया, बहुत सारा चीज हमारे पास क्या हो गया? ठोस में आ गया। ठीक है, अब क्या लिखिए, अब हेडिंग डालिए एक अच्छे इंसुलेटर के गुण। ठीक है, अच्छे इंसुलेटर के गुण। तो सबसे पहले हम लोगों का क्या है? हम लोगों को सबसे पहले हम लोगों को देखना होता है कि एक अच्छे इंसुलेटर का गुण। तो अच्छा इंसुलेटर किसको कहेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसका जो होता है ना, उसका जो कुचालक, मतलब उसमें वो एक अच्छा कुचालक होना चाहिए। तो कैसे हम लोग देखते हैं? तो सबसे पहले उसमें होना चाहिए डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उसका क्या होना चाहिए? डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ अधिक होना चाहिए। है ना, पहला गुण इसका ये है। अब देखो ये डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है ना, कि डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितना भी ज्यादा होगा इंसुलेटर का, उतना ज्यादा अच्छा इंसुलेटर कहलाएगा, है ना। यानी कि जितना ज्यादा डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा उसका, तो उतना हाई लेवल के वोल्टेज तक को ये इंसुलेटर सहन कर सकेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि एक अच्छे इंसुलेटर का सबसे अच्छा गुण क्या होना चाहिए? उसका डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे अच्छा होना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, अधिक से अधिक होना चाहिए। ये चीज था हमारे पास पहला। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, है ना।
ये चीज तो हम लोग जानते ही थे। उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, यानी कि अगर जितना भी जो भी इंसुलेटर है उसका जितना भी ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही कम उसमें करंट बहेगा, यानी कि जितना ज्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा, कंडक्टेंस उसका कितना हो जाएगा, उतना लो हो जाएगा। तो हमको यही तो चाहिए इंसुलेटर में, एक अच्छा इंसुलेटर हमको यही चाहिए कि वो जो है करंट को एकदम बहने नहीं दे, बोले तुम रुको यहीं पर, है ना, हम तुमको रोक के रखेंगे। तो यही तो है इंसुलेटर, तो हम लोग यही चाहते हैं। तो पहला डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दूसरा क्या है, उच्च प्रतिरोध, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारे पास क्या है, उसका कार्यकारी तापमान होना चाहिए, यानी कि ताप सहने का क्षमता उसके पास अधिक होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब उच्च कार्यकारी तापमान ये अधिक होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ा तो बस वो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर गल जाएगा। मान लीजिए रबर का है, कुछ ऐसा रबर है जिसका टेम्परेचर थोड़ा सा भी हाई किया बस वो रबर गल गया, तो वो अच्छा कंडक्टर हुआ, वो अच्छा इंसुलेटर हुआ क्या, नहीं ना। तो इसलिए उसका तापमान क्या होना चाहिए, कार्यकारी तापमान, मतलब कार्य करने का जो क्षमता होना चाहिए, उसके अंदर कार्य करने वाला जो तापमान होना चाहिए वो अधिक से अधिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चौथा हमारे पास क्या हो गया, अच्छा चौथा पांचवा तो जानते ही हैं आपका, सस्ता होना चाहिए और आसानी से मिलना चाहिए। ये तो आप लोग एकदम नॉर्मल जानते हैं, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आइए 5वें नंबर पे, ठीक है। उसके बाद कहता है मजबूत होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, वो सुदृढ़ होना चाहिए, यानी कि जो इंसुलेटर है वो कैसा होना चाहिए, काफी मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुरंत वो टूट जाए, ये भी एक अच्छा इंसुलेटर का गुण है। क्या होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, अधिक से अधिक होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, उसमें उसका उच्च कार्यकारी तापमान होना चाहिए, अधिक से अधिक तापमान को भी वो सह सके और सरलता से और आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। उसके बाद वो सुदृढ़ होना चाहिए, यानी कि काफी मजबूत भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुरंत टूट जाए, मजबूत भी होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ गया छठा, नमी रोधी होना चाहिए, नमी रोधी होना चाहिए, है ना। अब ये नमी रोधी क्या हुआ भाई, जैसे अभी देखिए वर्षा आ गई, है ना, वर्षा हो गई, नमी हो गई, तो उसको जो है ये सह सके। ऐसा नहीं है कि हल्का सा ही बारिश हुई, जमीन गीला हो गया, तो मान लीजिए जमीन पर जो केबल बिछा हुआ है उसमें इंसुलेशन खराब है और उसके जरिए क्या हो गया, नमी केबल तक पहुंच गया और पता चला सब जगह इधर से उधर हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, नमी रोधी भी होना चाहिए, नमी से प्रभावित नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और जो है, जो लास्ट इसका है, इसका लास्ट यहाँ लिख देते हैं 7 नंबर, ये आवश्यकता अनुसार जो है ढलने योग्य होना चाहिए, ढलने योग्य होना चाहिए, ढलने योग्य। ढलने योग्य मतलब क्या, आवश्यकता अनुसार, जरूरी, जब मतलब मान लीजिए जैसे कि हम लोग इंसुलेटर देखते हैं क्या होता है कि जैसा जरूरत पड़े, जैसा सेफ हो वैसा सेफ में हम इसको ढाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए इंसुलेटर। तो ये अच्छे इंसुलेटर का ये गुण है, ये सबसे ज्यादा है क्या होना चाहिए, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा, अच्छा इंसुलेटर होगा, उतना अधिक से अधिक वोल्टेज पर वो काम कर सकेगा। उसका उच्च प्रतिरोध होगा, जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना उसमें कम कंडक्टेंस होगा। उच्च कार्यकारी तापमान होगा, जितना अधिक से अधिक तापमान को वो सह सके वो भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद मजबूत होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, यानी कि काफी मजबूत भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुरंत वो टूट जाए। उसके बाद नमी से रोधी होना चाहिए, नमी रोधी मतलब वो नमी पर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, नमी से उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए उस पर। उसके बाद आवश्यकता अनुसार ढलने योग्य होना चाहिए, इसका पूरा लिख लीजिएगा, आवश्यकता अनुसार ढलने योग्य होना चाहिए, ठीक है ना, आवश्यकता अनुसार ढलने योग्य होना चाहिए। मान लीजिए कि मान लीजिए अभी इतना सा इंसुलेशन का काम है, इंसुलेटर का काम है, वो तो ऐसा नहीं है ना कि इतना सा कहीं से हम मिल जाए, हमको उसको ढाल करके बनाया जाता है, ठीक है। तो वो ढलने योग्य भी इंसुलेटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंसुलेटर का जो है मेन जो इसका मतलब एक इंसुलेटर का गुण होता है, ठीक है ना, ये था हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास आएगा कुछ ऐसा इंसुलेटर है जिसके बारे में हम आपको
बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे इंसुलेटर है, इनका नाम लिख लीजिएगा और उसके बारे में हम बोल देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, बताइए इतना जल्दी जल्दी बोल रहे हैं फिर भी वीडियो लंबा हो जाता है। अब बताइए, आप लोग बोलते हैं लिखने के लिए, लिखेंगे तो बताइए कहाँ जाएगा वीडियो? वीडियो हम बना पाएंगे, कर पाएंगे आप लोगों के लिए? उतना जितना होगा बाबू उतना ही ना करेंगे, उतना व्यवस्था मान ले जाए मेरे पास रहता कोई दिक्कत ही नहीं था, है ना। चलिए, कुछ इंसुलेटर है उसका नाम लिख लीजिए आप, और उसके बारे में जो हम बोल रहे हैं वो आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। ठीक है ना, हम फटाफट बोलेंगे। ठीक है, मतलब कुछ इंसुलेटर को हम कैसे पहचानते हैं, उसका क्या गुण होता है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रेजिन। क्लियर, रेजिन। ठीक है, रेजिन कैसा होता है भाई? तो रेजिन एक सिंथेटिक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? सिंथेटिक पदार्थ होता है। ठीक, क्लियर है? थोड़ा तेज लिखिएगा। रेजिन, रेजिन कैसा होता है? सिंथेटिक पदार्थ होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग करते हैं खोल बनाने के लिए, मतलब खोल मतलब कवर बनाने के लिए। किसका कवर बनाने के लिए? तो जैसे मतलब कोई भी, जैसे आपका हो गया ना, अरे कोई भी इंसुलेशन हो गया, तो इंसुलेटर हो गया, तो इंसुलेटर का कवर बनाने के लिए। ठीक है ना, जो जैसे मान लीजिए एक वायर पर है, तो उसका जो इंसुलेशन होगा उसका कवर इससे बनाया जाएगा। ठीक है ना, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कवर बनाने के लिए। उसके बाद दूसरा हम लोग देख लीजिए तेल। ठीक है ना, तेल कैसा होता है? तेल द्रव पदार्थ होता है, ये सब हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? ट्रांसफार्मर में करते हैं। याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर वायल नाम सुने होंगे। ट्रांसफार्मर में जो वायल होता है वो सिंथेटिक वायल होता है। ठीक है ना, और उसका काम क्या है? ट्रांसफार्मर को कूल भी करता है और इंसुलेट भी करता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इंसुलेशन के रूप में ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है तेल का। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटर, वाइल कैपेसिटर होता है, तो कैपेसिटर वगैरह में भी इसका प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर में, कैपेसिटर में, स्टार्टर में, ये सारा चीज में इसका प्रयोग करते हैं। आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद तीसरा हमारे पास क्या है? तीसरा है पोर्सिलीन। पोर्सिलीन, ठीक है ना। अब पोर्सिलीन क्या होता है? तो ये एक प्रकार का, देखिए एक प्रकार का मिट्टी होता है। ये चीनी मिट्टी नाम सुने हैं ना, सीधी सी बात, चीनी मिट्टी। पोर्सिलीन को हम लोग क्या कहते हैं? चीनी मिट्टी को ही हम लोग पोर्सिलीन कहते हैं। अब चीनी मिट्टी का हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? फ्यूज बनाने में, यानी कि हम लोग के घर में देखे होंगे ना, किट कैट फ्यूज होता है यार, जो कि मीटर के बगल में फ्यूज लगा होता है, देखे हैं वो? देखे होंगे ना फ्यूज। तो वो फ्यूज किस चीज का बना होता है? तो वो फ्यूज बना होता है पोर्सिलीन का बना होता है। ठीक है ना, पोर्सिलीन चीनी मिट्टी का। अरे यार, ओवरहेड लाइन में पोल पे देखे हैं, इतना बड़ा बड़ा गोल गोल जैसा कुछ कुछ रखा हुआ रहता है, वो क्या रहता है? वो भी चीनी मिट्टी का रहता है, वो इंसुलेटर होता है। तो वो सब भी बनता है इसी से। किस चीज से बनता है? पोर्सिलीन से बनता है। ठीक है, उसके बाद इससे हम लोग का स्विच भी बनता है, हीटिंग एलिमेंट भी बनता है। हीटिंग एलिमेंट हीटर वगैरह में जो देखते होंगे, हीटर के ऊपर जो वायर रखा होता है, किसके ऊपर रखा होता है? इसी के ऊपर रहता है। ऐसे करके जालीदार नहीं बना रहता है यार, इसी के ऊपर ना रहता है तार रखा हुआ। ठीक है ना, तो ये जो बना होता है वो किस चीज का बना होता है? पोर्सिलीन का बना होता है। क्लियर। इसके बाद आगे लिखिए, इसके बाद लिखिए स्लेट। स्लेट, स्लेट क्या होता है? स्लेट एक प्रकार का पत्थर होता है। ये क्या है? एक प्रकार का काला पत्थर होता है। काला पत्थर होता है ये। ठीक है, और इसका जो है, अच्छा स्लेट का प्रयोग कहाँ करते हैं? स्विच बोर्ड बनाने के लिए। बड़ा बड़ा जो स्विच बोर्ड होता है ना, छोटा मोटा नहीं, हम लोग के घर में जो बनता है वो नहीं, बड़ा बड़ा जो होता है ना, उसमें हम लोग स्विच बोर्ड बनाने के लिए, स्विच बोर्ड का बेस बहुत जगह देखिएगा इसी चीज का बना रहता है, स्लेट का बना होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है एस्बेस्टस। क्या होता है? एस्बेस्टस। ठीक है, एस्बेस्टस कैसा होता है? तो एस्बेस्टस जो होता है ना, ये सफेद कलर का होता है और इस पर जो है आग से ये प्रभावित नहीं होता है। सबसे बड़ा गुण इसमें ये है कि ये जो है आग से प्रभावित नहीं होता है।
इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो है आग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको फर्क नहीं पड़ता है, इसको आग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर है ना। और इसका जो है एस्बेस्टस का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो विद्युत प्रेस में करते हैं या हीटिंग एलिमेंट के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए हमारे पास, क्या है, मार्बल तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। मार्बल क्या होता है, सफेद रंग का खनिज पदार्थ होता है। ये क्या होता है, सफेद रंग का एक खनिज पदार्थ होता है, ठीक है ना, पत्थर है ये एक प्रकार का। उसके बाद जहां जो है ना इसका भी प्रयोग हम लोग हीटिंग एलिमेंट के लिए करते हैं, जहां पर अधिक उष्मा होगा ना वहां पर इसका प्रयोग हम लोग करेंगे मार्बल का, ठीक है। ये भी एक खनिज पदार्थ है, ये एक प्रकार का पत्थर है, और जहां पर अधिक उष्मा होता है वहां पर इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके आगे लिखिए, कागज, कितना नंबर हो गया था, 7 नंबर, कागज, ठीक है। कागज तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, कागज तो सफेद रंग का होता है, और ये जो है इसका प्रयोग हम लोग, इसमें एक ही चीज लिखिएगा, इसका प्रयोग हम लोग पेपर कैपेसिटर में इसका प्रयोग करते हैं, किसका, कागज का, ठीक है। इंसुलेशन के रूप में पेपर कैपेसिटर जो आता है, कैपेसिटर आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, तो कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, तो उसमें हम लोग कागज कैपेसिटर भी एक होता है, उसमें कागज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद एक आता है सैलेक। अच्छा, अब ये सैलेक क्या हो गया ना, सैलेक को क्या होता है ना, सैलेक को जो होता है एक द्रव पदार्थ होता है, जिसको जो है ना मेथेलिक स्प्रिट के साथ मिलाकर वार्निश तैयार किया जाता है। ये लिख लीजिएगा, इसका प्रयोग हम लोग मेथिलिक, बोलने में थोड़ा नहीं बन रहा है, मेथिलेट, ठीक है, मेथिलेट हम लिख देते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा, मेथिलेटेड स्प्रिट के साथ, मिला करके वार्निश बनाया जाता है, ठीक है ना। और वो वार्निश क्या होता है, वार्निश मोटर में हम लोग प्रयोग करते हैं वार्निशिंग करने के लिए, है ना। क्या करते हैं, लकड़ी पर वार्निश करते हैं, ठीक है, तो इस जगह पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। सैलेट मेथिलेटेड स्प्रिट के साथ मिला करके वार्निश बनाता है, ठीक है। और उस वार्निश का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग में करते हैं, लकड़ी के कागज में या वार्निश करने के लिए, लकड़ी पर या कागज पर वार्निशिंग करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं सैलेट का। और वार्निश बनता कैसे है, तो सैलेट के साथ मेथिलेटेड स्प्रिट को अगर मिला दें तब वार्निश बनता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेथिलेटेड स्प्रिट को सैलेट के साथ किसके साथ मिलाया जाता है ना, या फिर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो सैलेट को मेथिलेटेड स्प्रिट के साथ मिला करके वार्निश बनाया जाता है, ठीक है। और इसका प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, मोटर वगैरह में वाइंडिंग को इंसुलेशन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए 9वें नंबर पे, सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ी क्या है, ये उष्मारोधी है, इस पर जो है उष्मारोधी है, यानी कि अगर ये हीट होता है तो हीट से थोड़ा प्रभावित नहीं होता है ये, ठीक है। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सूखी लकड़ी का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं यार, स्विच बोर्ड में करते हैं ना, स्विच बोर्ड वगैरह बनाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये खुद से लिख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, स्विच बोर्ड में इसका प्रयोग करते हैं। और उसकी वजह से गुटका वगैरह होता है ना, जैसे वायरिंग करते हैं, तो उसको बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है शुष्क हवा। हवा के बारे में तो हम बताए ही थे आप लोगों को, शुष्क हवा, ठीक है। अब हवा कैसा होता है, हवा एक बहुत ही अच्छा कुचालक होता है, याद रखिएगा, हवा, शुष्क हवा एक बहुत ही अच्छा कुचालक होता है। ओवरहेड लाइन में 2 तारों के बीच के का जो इंसुलेशन होता है उसको बनाने के लिए हम लोग
हवा का प्रयोग, यानी कि हवा से ही वो इंसुलेशन बनता है। और दो तारों के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा करके उसका इंसुलेशन को और भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दोनों के बीच अगर जितना ज्यादा गैप होगा उतना ज्यादा हवा आएगा, और हवा जितना ज्यादा आएगा इंसुलेशन उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो हवा का प्रयोग हम लोग ओवरहेड लाइन में इंसुलेशन के रूप में करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा कुचालक के रूप में इसको भी गिना जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है वोल्केनाइज्ड रबर। वोल्केनाइज्ड रबर। अच्छा, ये रबर है वोल्केनाइज्ड रबर, ये एक प्रकार का रबर है, साधारण रबर जैसे है ना, इसमें जो है जिंक ऑक्साइड मिलाकर इसको तैयार किया जाता है। ये साधारण रबर जो होता है ना, उसमें जिंक ऑक्साइड को, इसको लिख लीजिएगा, इसमें क्या होता है ना, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को अगर मिला दें साधारण रबर में, तब जाकर ये वल्केनाइज्ड रबर तैयार होता है। ये भी बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग जान रहे हैं, तार हो गया, केबल हो गया, उसके ऊपर जो इंसुलेशन लगाते हैं VIR, जैसे हो गया वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर, है ना, VIR वायर होता है। तो वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर, उसके ऊपर जो परत चढ़ाया जाता है वो किसका होता है? वोल्केनाइज्ड रबर का होता है। ठीक है, उसके आगे आइए PVC, है ना, उसके आगे लिखिए PVC। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। लिख लीजिएगा आप लोग, PVC। ठीक है, कितना नंबर था? 12 13 जो भी था देख लीजिएगा, PVC। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका क्या खासियत है ना, वो जो वैल्केनाइज्ड रबर देखे थे उससे थोड़ा सा ये हल्का होता है। ठीक है, और काम वैसा ही होता है, वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर के साथ ही इसका उपयोग किया जाता है। काम इसका भी वही चीज है, कंडक्टर के ऊपर कॉइल, कंडक्टर के ऊपर मतलब जैसे कि आपका कॉइल, सॉरी क्या कहते हैं उसको, केबल के ऊपर या फिर वायर के ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ाया जाता है ना, कभी कभी दिमाग जो है इधर उधर स्लिप हो जाता है, उसके ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ाया जाता है वो VIR PVC का चढ़ाया जाता है इसके साथ। ठीक है ना, ये भी वही चीज है। उसके बाद आता है एबोनाइट। एबोनाइट क्या होता है? एबोनाइट। अब ये एबोनाइट क्या होता है? ये भी एक रबर के जैसा ही पदार्थ होता है। ठीक है, जो ये भी एक रबर के जैसा ही पदार्थ होता है, लेकिन इसका खासियत क्या है? तो ये अम्ल से अप्रभावित रहता है, यानी कि एसिड से, अम्ल से। अम्लों से अप्रभावित, अम्लों से अप्रभावित होता है। ठीक है ना, ये जो एबोनाइट होता है वो एसिड से अप्रभावित होता है। क्लियर है? और जो है इसका क्या होता है, और अगर मान लीजिए, और इसके साथ क्या होता है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जलने लगता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये अम्ल से अप्रभावित होता है और एबोनाइट, और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह जलने लगता है। और इसका प्रयोग क्या किया जाता है? तो एबोनाइट का खोल, बैटरी जो होता है ना, बैटरी देखे है ना, लीड एसिड बैटरी वगैरह, उसका जो खोल बना होता है, बैटरी का खोल, बैटरी का खोल बनता है इससे, एबोनाइट से। क्लियर? उसके आगे आइए अभ्रक। ठीक है, अभ्रक क्या होता है? अभ्रक एक बात याद रखिएगा, इसमें सबसे बड़ा बात याद रखिएगा कि ये उष्मा का चालक है। ध्यान से सुनिएगा, अभ्रक उष्मा का चालक है, तभी तो हम लोग इसको प्रेस में यूज करते हैं, है ना, प्रेस में यूज करते हैं। प्रेस समझ रहे हैं, आयरन जिसे कपड़ा प्रेस करते हैं उसमें यूज करते हैं अभ्रक का। तो ये एक हीटिंग एलिमेंट है, ये उष्मा का चालक है, याद रखिएगा। लेकिन विद्युत का कोई चालक है, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन हीट फ्लो होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और उसके बाद आग से भी ये अप्रभावित होता है।
ठीक है, आग से अप्रभावित होता है, यानी कि आग से या फिर नमी से, नमी और आग, आग से अप्रभावित होता है, अप्रभावित होता है। और क्या है, उष्मा का अच्छा चालक है ये क्या है, उष्मा का चालक है ये, याद रखिएगा, उष्मा का चालक है और आग और नमी से अप्रभावित होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जब उष्मा का चालक है भाई तो इसका तो प्रयोग हीटिंग एलिमेंट में करते होंगे, साफ ही समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, हीटिंग एलिमेंट में करते हैं। इसके बाद एक दो और बच गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ये इंसुलेटर खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ और पार्ट बचेगा इंसुलेटर, वो दूसरे में कर लेंगे हम लोग। आप लोग आराम से लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक ना। हम तेज बोल रहे हैं, हमको पता है कि हम तेज बोल रहे हैं। चलिए, इसके बाद एक और आता है हमारे पास, कितना था, 14 हो गया था कि 15 हो गया था, जो भी था। उसके बाद आता है माइका नाइट, माइका नाइट, ठीक है ना। अब ये माइका नाइट क्या होता है, माइका प्लस माइका इसमें अगर जुट गया है तो माइका नाइट यानी कि